आंखों में आंसू लिए अनुपमा चूल्हे में उपले तोड़ तोड़ के डाले जा रही थी, लेकिन आग बार बार बुझ जा रही थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी उपले नहीं जलाए थे। उसे कभी उपले जलाने का मौका ही नहीं मिला था। वो तो हमेशा आंखों में महत्वाकांक्षा की ऊंची उड़ान भरने के सपने देखती। मोटी मोटी किताबों में उलझी रहने वाली अनुपमा ने अपने भविष्य का ताना बाना बुना था, एक अच्छी शिक्षिका के रूप में समाज सेवी बनने का। मगर उसकी शादी हुई गांव में। शहर के रहन सहन से अचानक उसे गांव के रीति रिवाज को अपनाना पड़ा। आंखें धुएं से लाल हो गई थी। किसी तरह रो धो के खाना बनाया था उसने। सास ससुर और पति का भरपूर सहयोग मिला। ऐसा प्रेम उसे अपने मायके में नहीं मिला था। जीवन के कठोर संघर्ष में प्यार की डोर पकड़े वो कब गांव की आबो हवा में पूरी तरह घुल मिल गई, उसे पता ही नहीं चला। परंतु इस डगर पर चलते हुए उसे जीवन के खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त हुए। उसे याद है जब वो पहली बार ससुराल विदा होकर आई तो उसे पता चला घर में बाथरूम नहीं है। वो जाए तो जाए कहाँ। इसी डर के मारे उसने ना कुछ खाया ना ही कुछ पिया। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। सुबह कुछ देर से उसकी आंख खुली, लेकिन अब तो रोकना मुश्किल हो रहा था। पेट फूलकर दर्द करने लगा। शर्म से किसी से कुछ कह भी नहीं पाई। फिर उसने अपने पति से कहा, उन्होंने जेठानी की लड़की के साथ मुझे बाहर भेजा। नई बहू और वो भी दिन में घर से बाहर निकले। वहाँ के लोगों के लिए अजूबा ही था। मगर उसके पति का सम्मान परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य करते थे, अतः उसकी बातों को तिल का ताड़ बनाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। उस समय भी गांव की परंपरा में कट्टरता थी। शहरी क्षेत्र से निकलकर गांव के परिवेश की कल्पना भी नहीं की थी उसने। इससे पहले उसने मिट्टी के घर, जानवर, खेत खलिहान ये सब दूर से ही देखा था। इन्हें नज़दीक से देखने का अवसर मिला। जब अनाज घर पर आता तो अनुपमा का ये देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। किंतु इसके आने की प्रक्रिया में कितना संघर्ष होता है ये उसने अब जाना। वो कभी कभी शौक से देखने जाती पके हुए अनाज की बालियां, दूर दूर तक फैले हुए सुनहरे गेहूं के बाल अथवा धान की बालियां देखकर मोहित हो जाती थी। किसान को अपनी खेती और खेत से कितना लगाव होता है ये उसने अब जाना। वो अपने शरीर से ज़्यादा उसका ख्याल रखता है। पहले खेत की चिंता, फिर अपने तन की। उसको एक वाकया याद आया जब गेहूं घर पर ही थ्रेसर से मारा गया था और गेहूं वही मशीन के पास ही छोड़कर सब रात होने की वजह से जाकर अपने अपने बिस्तर पर सो गए थे। अचानक बिजली चमकने लगी। हवाएं जोर जोर से चलने लगी। ससुर जी ने आवाज़ लगाई, जितने बोरे बोरियां हों सब ढूंढ के ले आओ। उसकी नींद भी खुल गई। हड़बड़ा कर उठी तो गिरते गिरते बची। घड़ी पर नजर पड़ी, रात के 1 बजे थे। बच्चे सब सो रहे थे। उन्हें चादर उड़ाकर धीरे से जीना उतर कर नीचे आई तो उसे देखते ही ससुर जी ने कहा, मौसम बिगड़ गया है, जल्दी से बोरा बोरिया ले आओ। उसने भी तुरंत लालटेन की रोशनी तेज की और ससुर जी को पकड़ाया। चिमनी जलाकर उसके प्रकाश में कोठरी में जाकर सब जगहों से बोरा बोरिया इकट्ठा किया। फिर थ्रेसर पर पहुंच गई। बच्चे बड़े सब जल्दी जल्दी गेहूं भरने लगे। ऊपर आकाश में भी निगाहें टिकी हुई थी। जैसे ही गेहूं भर गए अनुपमा तो पहले भागकर घर के अंदर चली गई थी। वैसे ही झमाझम बारिश होने लगी। भारतीय संस्कृति की पहचान अनुपमा ने यहाँ पर आकर देखी। जीवन की धूप छांव सुख दुख तो मानव पर पड़ता ही है, लेकिन उसे महसूस कर एक दूसरे से बांटना यहाँ के लोगों को खूब आता है। बरसात का मौसम था। अनुपमा की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। हमेशा पक्की सड़क पर चलती थी, मगर कच्चे रास्ते और मिट्टी की फिसलन में चल पाना अनुपमा के लिए मुश्किल ही नहीं दूभर हो गया था। किचन में जाने को जब ठहर पर पैर रखती तो पैर कहाँ तक सरक कर जाएगा इसका अंदाजा लगाना अनुपमा के बस की बात नहीं थी। घबरा कर फिर वो वापस लौट आती और खूब रोती। कभी उसका मन होता यहाँ से मायके चली जाए, पर सास ससुर व परिवार के सदस्यों के प्यार और सम्मान को देखते हुए ये विचार त्याग दिया करती। सुबह 4 बजे अनुपमा के कमरे की दीवार थपथपा कर उठाया जाता था, क्योंकि औरतें 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी।
चूँकि गांव के पुरुष 5 बजे से लोटा लेकर खेतों की ओर जाते थे, अतः औरतें उस समय बाहर नहीं निकलती थी। लोटा लेकर खेतों में जाना अनुपमा नागवार लगता था। सोचती यदि उसे ऐसे ही रहना पड़े हमेशा तो वो मर ही जाएगी। खैर 15 दिन जैसे तैसे बीत गए। ठीक 15 दिन बाद पति देव नौकरी से छुट्टी लेकर अनुपमा को लेने आ गए। उनको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनुपमा ने ये प्रण किया कि अपने परिवार से ये परंपरा खत्म कर देगी। अनुपमा ने इस बात पर जोर दिया कि बाहर खेतों में मल त्यागना पर्यावरण के लिए खतरा है। इससे बीमारी आती है पहली बात, और दूसरी बात बहू बेटी खेतों में कभी दूर तक चली जाती हैं तो इससे उनकी जान को खतरा बढ़ जाता है। अनुपमा ने कहा जब तक घर में लैट्रिन नहीं बन जाती तब तक मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और वास्तव में अनुपमा के इस निर्णय पर विचार करके ससुर जी ने घर में एक नहीं 3 लैट्रिन का निर्माण करवाया। परिवार में बदलाव लाने का अनुपमा का यानी पीएचडी बहू का पहला प्रयास था। हद हो गई, आंगन की बाहरी दीवार पुताई से कैसे छूट गई। ससुर जी की भारी आवाज़ घर में गूंजी तो बेचारी पीएचडी बहू सकपका गई। बहू, यही तुम पीएचडी किए हो, अब उनको कौन बताए कि पुताई लिपाई का पीएचडी से क्या संबंध है। वो हंस के टाल देती। कितने जतन से प्रयास करके उसने लीपने पोतने गोबर माटी का काम सीखा था। अपने घर में कभी रंग रोगन करने को ब्रश तक को हाथ नहीं लगाया था। पक्की ईंट की दीवारों का घर, उसमें भी जब पुताई होती तो साफ सफाई मजदूरों से ही करवाया जाता था। ससुराल में सास से पूछा, अम्मा ये गोबरी माटी क्या होती है। सास हंस के बोली, जब गोबरी माटी करने लगोगी तो सब सीख जाओगी। सही मायने में अब अनुपमा गांव की परंपरा में ढल गई थी पूरी तरह से। सारे काम को धीरे धीरे कर्तव्य समझकर सीखती चली गई और निभाती गई। कोई बात चलती तो ससुर जी बड़े शान से गांव वालों के सामने कहते, मेरी बहू ने पीएचडी की है, उसके बराबरी का गांव में कोई भी आदमी नहीं पढ़ा है। गांव के कई स्कूलों से ऑफर मिला है पढ़ाने के लिए, मगर उन्होंने मना कर दिया। कहा कि पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं है। 3 गांव की जिम्मेदारी जिसके पास है उसकी बहू स्कूल में नौकरी करने नहीं जाएगी। पढ़ाई का मतलब है सभ्यता, अपनी जिम्मेदारी निभाए और हम लोगों की सेवा करे। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लोग अपना सा मुँह लेकर चले जाते। इधर पीएचडी बहू का तमगा ओढ़कर वो स्वर्णिम पिंजरे रूपी चार दीवारी में कैद होकर रह गई। लेकिन अनुपमा ने हार नहीं मानी। पास के 2-4 बच्चे इकट्ठा कर उन्हें मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाने लगी। देखा देखी उसके पास बच्चों की लाइन लग गई। बच्चों को वो तब ट्यूशन पढ़ाती थी जब ससुर जी खेतों को जाते थे। इस तरह मुफ्त शिक्षा देकर अनुपमा को बहुत शांति और संतोष मिलता था। लेकिन उसके इस अच्छे कदम पर भी ग्रहण लग गया। लेकिन एक दिन दोपहर को घने काले बादल आसमान में छा गए। भोजन लेने के बाद ससुर जी सो गए। सोकर उठे तो देखा बारिश रुक गई थी, परंतु वो घूमने नहीं गए। इधर बच्चे अपने समय पर पढ़ने आए और लाइन लगाकर बैठ गए। अनुपमा भी उन्हें पढ़ाने लगी। शोर सुनकर ससुर जी उठकर आए जहाँ पर अनुपमा पढ़ा रही थी। ससुर जी को देखकर अनुपमा अंदर भागी। यहाँ पाठशाला चल रही है, ससुर जी की भारी भरकम आवाज़ गूंजी। पढ़ने का इतना ही शौक है तो स्कूल जाया करो। बच्चे उनसे बहुत डरते थे, वे उन्हें देखकर छिप जाते थे। जाओ सब अब अपने अपने घर, हमारी बहू को परेशान करने आ जाते हो, सबके सब भागो यहाँ से। ये तो थी अनुपमा की पहली संघर्षमय कहानी जो विफल हो गई। कुछ दिन चुप बैठने के बाद उसने प्रगति की राह में एक नई दिशा दी। कभी कभी तो उसको लगता कि उसने पढ़ लिख कर कोई गुनाह किया है। उसने सोचा था कि कभी शादी जैसे पचड़े में नहीं फंसेगी, परंतु ऐसी कौन सी घड़ी में वो पड़ी कि एक ही हफ्ते में शादी तय हुई और शादी भी हो गई। जिंदगी में इतना संघर्ष तो उसने पढ़ाई के वक्त भी नहीं उठाया था। गृहस्थ जीवन का खा खा गा तो उसने यहीं आकर सीखा। मोटी मोटी किताबों में उलझी रहने वाली यूनिवर्सिटी जाने वाली अनुपमा जहाँ क्लास करने के बाद घंटों लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए समय बिताया करती थी, वहीं अब घर की चार दीवारी में कैद हाथी के सूंड जैसी घूंघट लिए सारा दिन बीत जाता।
घबराहट होती तो थोड़ी थोड़ी देर पर मुंह खोल लेती, लेकिन इस वजह से उसे बात सुनने को मिलती। सास तो नहीं, लेकिन नंद और जेठानी देवरानी बोलने से नहीं चूकती। फिर खुद ही कहती, अरे इस पर तो कुछ भी कहो असर ही नहीं होता। कोई भी कदम उठाते हुए डरती थी अनुपमा कि कहीं यहाँ के वसूलों के खिलाफ ना हो जाए। बस ऐसे ही धैर्य के साथ परिस्थितियों से मुकाबला कर आगे बढ़ती रही। सही बात भी उन्हें गलत लगती थी, अनुपमा को ऐसा महसूस होता। किताब पढ़े बिना उसे नींद नहीं आती थी, लेकिन यहाँ तो कोई किताब थी ही नहीं, पढ़ती क्या खाक। इसी तरह समय गुजरने लगा, बच्चे बड़े हो गए। समय बहुत बलवान होता है। समय के साथ चलते चलते उसे एक दिन माघ मेला जाने का सुअवसर मिला, तो वहाँ से अनुपमा ने 3-4 बुक ले आई, सुख सागर, शिव पुराण और भी। इन पुस्तकों ने उसके जीवन में सफलता के बीज बो दिए। इनके जरिए परिवार में उसे उसकी पहचान बनाने में मदद मिली। अनुपमा द्वारा लाई गई पुस्तक ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि ससुर जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे बहुत रुचि से नहाने के बाद उन किताबों को पढ़ने लगे। उनके स्वभाव में भी बदलाव आया। अब वो पहले की तरह चिल्लाते नहीं थे और ना ही किसी को अपशब्द कहते थे। उनकी बोली में नम्रता आ गई थी। एक दिन की बात है, काम कुछ ज़्यादा था। गेहूं बुआई का समय था। बोरा भर के गेहूं साफ करने में 12 बज गए थे और वो अभी तक नहाई भी नहीं थी। देखा तो ससुर जी अपनी धोती लेकर नहाने जा रहे थे। सब गेहूं साफ कर उठी और जल्दी जल्दी दाल चावल चूल्हे पर चढ़ा दिया। झटपट आंगन में ही 2 लोटा पानी से नहाई और कपड़े पहनकर किचन में जाकर आटा गूंदने लगी। अनुपमा मन ही मन में डर रही थी कि अभी बवाल करेंगे ससुर जी। सास भी पूजा कर रही थी। हड़बड़ी में हाथ जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। उसे उनका वही पुराना रूप याद आ रहा था। यही सोचकर जी घबरा रहा था कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। 1 बजे तक भोजन नहीं बना है। जल्दी जल्दी आटा गूंथ रही थी कि ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी, दुल्हन जरा शिव पुराण दो और हाँ सुनो, आराम से भोजन बनाओ, अभी रोटी मत सेकना, कुछ पढ़ ले, भगवान का भी नाम ले ले। ओ, जान में जान आई उसकी। अभी पिछले 3 साल की ही बात है, तब उसकी देवरानी इस घर में रहती थी और वो अपने पति के साथ बाहर रहती थी। कुछ दिन के लिए गांव आई थी, तब ससुर जी का दूसरा ही रूप था। वे नहा कर आए, भोजन तैयार नहीं था। रोटी सेक कर रख दी थी और चूल्हे पर चावल चढ़ा हुआ था। ससुर जी भड़क उठे और पानी का लोटा फेंक कर बाहर आ गए थे। उनका उग्र रूप देखकर अनुपमा तो डर गई थी। आज ससुर जी का बदला हुआ रूप देखकर उसे आश्चर्य होता है। ससुर जी शिव पुराण पढ़ रहे थे और सास सुन रही थी। वो भी सास के पीछे घूंघट करके बैठ गई सुनने। बच्चे स्कूल गए थे, इसीलिए फुर्सत में थी। उसे बैठे कुछ ही देर हुआ था कि पुस्तक बंद करते हुए ससुर जी बोले, दुल्हन रोटी सेक लो, खाना खा ले। एक एक रोटी तवा से उतार कर थाली में परोसने की आदत अनुपमा ने ही डाली थी। सभी कहते, नहीं, दुल्हनिया ने तो घर ही नया कर दिया, सबको बदल के रख दिया। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और परिवार के प्यार ने घर को स्वर्ग बना दिया। गांव में सबकी चहेती बनने पर भी कुछ खट्टे मीठे अनुभव से गुजरना पड़ा था। कहीं उसे सीख मिली और कहीं उसने लोगों को सिखाया। जीवन इसी का नाम है, सही जीवन तो गांव वाले जीते हैं। ना कहीं दिखावा, ना कोई प्रदर्शन। जीने का तरीका तो कोई गांव वालों से सीखे। फागुन मास लग गया था। फागुनी हवा गांव की गलियों चौबारा से होते हुए घर घर में दस्तक देने लगी थी। सभी बुजुर्ग और जवान फगुआ के रंग में रंगे थे। सभी की जुबान पर फगुआ का बोल सुनाई पड़ता था। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। हमारे यहाँ भी देवर देवरानी, जेठ जेठानी और उनके बच्चे सभी इकट्ठे हो गए थे। होली की पूर्व संध्या सभी हर्षोल्लास से होली जलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रात को ससुर जी को छोड़कर सभी पुरुष वर्ग बगिया की रखवाली करने चले गए, क्योंकि होली जलाने में लकड़ियों की आवश्यकता थी। अतः गांव के युवकों का हुजूम रात्रि में लकड़ियां काटकर होलिहारी में डालते थे। इसीलिए अपने अपने बागों की रखवाली उनका दायित्व था। अनुपमा और सब औरतें गुजिया बनाने में व्यस्त थी। 7 किलो मैदा का आटा सना था। ये देखकर तो अनुपमा की हिम्मत जवाब दे गई, बाप रे, 7 किलो की गुजिया बनाने में तो सारी रात बीत जाएगी।
उसने जेठानी से पूछा तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, पहले कभी देखा नहीं क्या? नहीं जिज्जी, देखा तो नहीं, हमारे यहाँ कोई इतना मीठा खाता ही नहीं। अच्छा, लेकिन यहाँ देखना ये भी कम पड़ जाएंगे। फिर उन तीनों ने मिलकर आधे मैदे की गुजिया बनाई, बाकी सब उठाकर रख दिया। अनुपमा किचन साफ कर रही थी, तभी देखा जेठानी जी को खांसी आ रही है और खांसी लगातार आ रही है। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने खांसी का जो सिरप मंगवाया था वो अभी आधा सीसी बची है। उसने काम करते हुए कहा, जिज्जी मेरे पास खांसी की दवाई रखी है, कहो तो दे दूं? मुझे बता दो, मैं ले लूँगी, तुम अपना काम करो। उसने कहा, ठीक है, कोठरी में रखी है, ले लीजिए। कहते हुए वो अपने काम में व्यस्त हो गई। शीघ्र ही जिज्जी सीसी लेकर लौटी। उसको दिखाकर पूछी, यही सीसी है ना? दूर से एक नज़र दौड़ाई और कहा, हाँ यही है, 2 ढक्कन पी लीजिए। जिज्जी अपने कमरे में दवाई लेकर चली गई। अनुपमा का काम भी समाप्त हो गया था, अतः वो भी अपने रूम में जाने को आगे बढ़ी। रास्ते में ही जिज्जी का रूम था। दरवाज़ा खुला था और जिज्जी सामने ही खड़ी थी और दवा की शीशी खोल रही थी। जैसे ही एक ढक्कन दवा मुंह में डाली, चिल्ला उठी, अरे बहू, जहर पिला दिया तुमने तो। उनकी चिल्लाहट सुनकर अनुपमा पलटी। जिज्जी, क्या हुआ? आंखों के आगे अंधेरा छा गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिज्जी अचानक दौड़कर नीचे आंगन में आई और उल्टी करने लगी। उनकी हालत तो इतनी खराब हो गई कि क्या बताऊं। उसने ईश्वर को याद किया, सांसें तेज हो गई थी और शरीर बेकाबू हो रहा था। जब भी कोई बड़ी समस्या उसके सामने आती है, ईश्वर उसकी सहायता हमेशा करते हैं और उनको उन पर भरोसा ही नहीं, पूरा पूरा विश्वास है। हालांकि गलती उसकी नहीं थी। सुबह इस घटना की जानकारी सभी को हुई तो ससुर जी ने हमें बताया कि मैंने खांसी की दवा फेंक कर इसमें दाद की दवा लाकर रख दी थी। ओह, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, बिना दवा देखे ही पीने के लिए कह दिया। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। राम ना करे यदि आज जिज्जी को कुछ हो जाता तो सारा कसूर उसका ही माना जाता। ससुर जी की अनभिज्ञता से आज कितनी बड़ी अनहोनी होते होते बच गई। उन्हें ये नहीं मालूम था किसी शीशी में कुछ रखने से पहले उसका लेबल निकाल देना चाहिए। खैर, इस घटना ने उसको बहुत बड़ी शिक्षा मिली थी। उस दिन के बाद से उसने किसी को भी रखी हुई दवा कभी नहीं दी। जीवन की बगिया लहलहाती हुई चल पड़ी थी, जिसमें सूर्य की तपिश के साथ स्नेह रूपी जल भी था। उसी के बलबूते वो अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो सकी थी, नहीं तो उस स्वर्ण पिंजर बंगले में उसका दम घुट जाता। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सब अंदर थे। कुछ देर में देवरानी ने चाय बनाई और उसे बाहर भिजवा दिया। सब भी चाय पीने लगे। तभी अचानक बाहर से जोर जोर से लड़ने की आवाज़ आई और वो दौड़कर दरवाजे पर पहुंची और दरवाजे की ओर से देखा तो दोनों भाई आपस में ही झगड़ा कर रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो देवरानी भी गायब थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लड़ाई का कारण समझ में आए तो उसका निवारण किया जा सकता है, परंतु ये लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं, ये अनुपमा की समझ से बाहर था। और देखा तो चाय भी किसी ने नहीं पी, सबने अपनी अपनी चाय फेंक दी। दिल और दिमाग दोनों बड़ी तेजी से काम करने लगे। कभी वो देवर को समझाती तो कभी अपने पतिदेव को। अंततः बात इतनी बढ़ गई थी कि वो अलग होने तक पहुंच गई। अनुपमा का तो सर्वांग सुन्न हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे रहते हुए घर 2 पार्ट में कभी नहीं बट सकता। उसके पति इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि सारा सामान निकाल कर बाहर रखवा दिया और उससे कहा, चलो हम शहर वाले घर में रहेंगे। ससुर जी अनुपमा के पास आकर बोले, पीएचडी बहू तुम बनाओगी खाना तभी खाएंगे। अनुपमा ने हड़बड़ाहट में पति की बाह पकड़ ली और कहा, आपको जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। बूढ़े सास ससुर की कौन सेवा करेगा। अनुपमा ने पति को अपना फैसला सुना दिया और अंदर आ गई। देखा तो देवरानी चादर ओढ़कर सो गई, फिर भागकर बाहर आई। उसका फैसला सुनकर वातावरण कुछ शांत हो गया, मगर माहौल अभी भी कुछ गर्म था। अनुपमा को देखते ही देवर बोला, भाभी जी आधा कप चाय पिलाओ, कचहरी जाना है। उनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले दोनों भाई में गहमा गहमी झड़प हो रही थी। उसने झटपट चूल्हा जलाकर चाय बनाई और उनको दे आई। वे कचहरी चले गए। उसको ससुराल की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि किसी बात को दिल में नहीं रखते और ना ही उसे प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं।
क्षणिक में ही सारा माहौल सामान्य हो गया था, लेकिन अनुपमा के लिए नया ही था। उसने अपने को संयत किया और नहा कर आई। सब्जी में चौंक लगा ही रही थी कि देवरानी छत से नीचे उतरकर रसोई में आई और बोली, जिज्जी खाना अलग बनेगा क्या? अनुपमा ने कहा, अलग वलग नहीं बनेगा, चलो बनाओ, सब साथ में भोजन करेंगे। अलग होने का दुख तो मैंने झेला था मायके में, मुझे पता है परिवार अलग होकर टूट जाता है, उसका बाहरी समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं भरसक कोशिश करूंगी कि मेरे ससुराल वालों को वो दंश ना झेलना पड़े। उसकी ये कोशिश कामयाब भी रही। हालांकि शहर में सभी अलग अलग रहते हैं, तथापि गांव में सभी एक ही हैं और उसका परिवार पूरे गांव में एक मिसाल बन गया है, जहां कभी मनमुटाव और लड़ाई नहीं हुई। उसको अपने घर परिवार पर गर्व है। आज उसे ऑफर मिला पढ़ाने का। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जीवन जैसे बहुत आसान सा और खुशनुमा हो गया। चूँकि ससुर जी बीमार हो गए थे और स्वास्थ्य लाभ के लिए शहर चले गए थे, यहाँ उस पर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं था। उसने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। पहला दिन मुश्किल हालातों वाला था। लोगों से संपर्क करने में परेशानियां आई। घर बैठे हुए काफ़ी समय बीत चुका था। सिर्फ काम में लगे रहो, सब भूल चुकी थी। जैसे शब्द नहीं है उसके पास। कॉलेज के लिए अप्रूवल हुई थी। वहाँ गई तो प्रिंसिपल सर ने उससे कहा, अनुपमा जी, आज स्कूल में पहला दिन है आपका, जाइए हाई स्कूल में बच्चों को देख लीजिए। उसने उनका धन्यवाद किया और हाई स्कूल की क्लास किस रूम में है पूछकर क्लास अटेंड करने चली गई। पहला दिन इंट्रोडक्शन में ही बीता। धीरे धीरे वो इंटर की क्लास भी देखने लगी। कभी कभी उसको पहली, दूसरी, 7वीं की क्लास भी देखने जाना पड़ता था। छोटे क्लास के बच्चों को डील करना आसान था, लेकिन इंटर और हाई स्कूल की पढ़ाई ऐसे वैसे नहीं होती कि कुछ भी पढ़ा दिया जाए। एक ठोस पढ़ाई होती है। उसको किताबें देखे हुए 30 साल हो चुके थे। दोबारा कवर करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। धीरे धीरे उसने अपना एक रूटीन बना लिया। वो घर में अच्छे से तैयारियां करके स्कूल जाती थी और तब बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी मेहनत रंग लाई और मैं बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाने लगी थी। कुछ समय बाद ससुर जी घर आए। कुछ दिन तक तो उन्हें पता ही नहीं चला कि अनुपमा कहाँ जाती है। एक दिन जब वो स्कूल से लौटकर घर आई तो वे बाहर बैठे हुए थे। उसे देखकर तो कुछ नहीं कहा, परंतु अनुपमा के अंदर जाते ही उसकी बेटी को बुलाया और पूछा, मम्मी कहाँ गई थी? स्कूल में पढ़ानी जाती हैं बाबा मेरी मम्मी, उनसे कह देना कल से पढ़ाने नहीं जाएंगी और जितना स्कूल में वेतन पाती हैं मुझसे ले लेंगी। वो अंदर से सुन रही थी पर बोली कुछ नहीं। संस्कारवश उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। अनुपमा की किस्मत में शायद नौकरी करना लिखा ही नहीं था। संस्कारों से बंधे हुए उसके स्वभाव ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया, किंतु मन की छटपटाहट बंद नहीं हुई। कुछ दिन बाद उसके ससुर जी का निधन हो गया। अब तो उसके सिर पर जिम्मेदारी का बोझ ज़्यादा हो गया था। मेरी मुलाकात अनुपमा से एक बुक स्टॉल पर हुई। उसे मैं अच्छे से जानती थी कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी और मेहनती थी। हमेशा से उसका एक सपना था, वो प्रोफेसर बनना चाहती थी। वो कहती, देखना मैं बहुत ऊंचा उड़ना चाहती हूँ और उड़ूंगी भी। मैंने कहा, सपने मत देख, सपने कभी अपने नहीं होते। ऐसे सपने जो यथार्थ के धरातल पर हों वही सपने देखा कर समझी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसके सपने एक एक करके टूटते गए, क्योंकि वो स्वभाव से संकोची थी, खुलकर अपने आप को कभी प्रकट नहीं कर सकी। उसकी इसी आदत का लोगों ने गलत प्रयोग किया। वही स्टाइल, वही चाल ढाल, मगर बोलने का लहजा बदला हुआ था। विनम्रता उसकी बातों में प्रकट होती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कैसे कोई इतना बदल सकता है, परंतु वो शांत थी। मुझे देख मुस्कुराई, पर उसकी गीली आंखों ने दिल का सारा राज खोल दिया। वो अंदर से कितनी आहत थी। मन की आवाज़ ओंठों पर आकर शांत हो गई। कैसी हो? उसने पूछा। मैंने चहकते हुए कहा, माय डियर, मैं तो ठीक हूँ। मज़े में ज़िंदगी कट रही है, पति और बच्चों के साथ। आराम ही आराम है, काम करने के लिए नौकर चाकर लगे ही हैं। बस मैं अपने शौक पूरे करती रहती हूँ। अनुपमा ने कातर दृष्टि से देखा और कहा, मनुष्य जन्म इसीलिए नहीं मिलता कि हम उसे व्यर्थ खाने पीने और सोने में गंवाएं। मैंने कहा, तू अपने विचार अपने पास रख। मैं तो यही जानती हूँ, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम।
अच्छा छोड़, ये बता तू क्या करती है सारा दिन? उसने आकाश की ओर देखा और कहा, मैं घर के कामों के अलावा खाली समय में गांव के गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन से कितना कमा लेती है तू? पैसा ही सब कुछ नहीं है जीवन में। मुझे संतोष मिलता है जब कोई लड़का अथवा लड़की जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे निकल जाता है। जब वो कुछ बनकर मुझसे आशीर्वाद लेने आता है तो समझती हूँ मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया। ओ अनुपमा, तू तो बहुत बड़ी फिलोसफर निकली। धन्य है तू। अनुपमा ने मुझे गले लगा लिया और हम दोनों विदा हो गए। अनुपमा के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आया। एक हादसे में उसके बेटे और बेटी दोनों की अकाल मृत्यु हो गई। अब बिल्कुल टूट गई थी। जीवन से ही उसका विश्वास उठ गया था। पढ़ाई लिखाई करने का दिल ही नहीं करता था। बेवजह ही खीज होती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। उसके पति बहुत अच्छे थे। उनसे उसकी स्थिति देखी नहीं गई। बहुत समझाया पर वो वैसे के वैसे ही रही। एक दिन जब वो खामोश बैठी थी तो उसके पति उसके लिए एक स्मार्टफोन लेकर आए। उसे चलाना सिखाया। अब धीरे धीरे उसके भीतर थोड़ा बदलाव आया। वो कुछ सामाजिक होने लगी और काम के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी करने लगी। उसे पढ़ना लिखना शुरू से ही पसंद था, अतः साहित्यिक मंच में जुड़कर अपने विचार व्यक्त करने लगी। समय गुजरता गया। आधुनिक युग ने गांव में भी बदलाव ला दिया। अब वो गांव नहीं रह गया था। जीवनचर्या में भी बदलाव दिखाई देता था। प्रेम भी नाम मात्र का ही बचा हुआ था। हालांकि शहर की तरह बनावट और दिखावा नहीं था, तथापि प्रकृति से प्रेम अभी भी था। खेतीबाड़ी अभी भी थी। वो अपना खाली समय साहित्य से संबंधित लेख कहानियाँ आदि लिखने और पढ़ने में लगाती थी। अब वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपने शौक को पूरा करने की आज़ादी मिल गई थी। सही कहा गया है, धैर्य और संयम से ही अपना सपना पूरा किया जा सकता है। यदि अनुपमा शुरू में ही धैर्य खो देती तो उसके सपने कभी सच नहीं होते। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।